हाय एवरीवन। आज का मेरा लेक्चर शौक के ऊपर है। आज के लेक्चर में मैं आपको शौक के बारे में बताऊंगा कि शौक होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, शौक को आप कैसे डायग्नोज करते हैं। क्योंकि शौक वेरी कॉमन टॉपिक है। इवन इन आईसीयू वार्ड में या सीसीयू वार्ड में या मेडिकल में आपको शौक के पेशेंट बहुत से मिलेंगे। शौक को डायग्नोज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली शौक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक्चुअली शौक होता क्या है। बिकॉज जब तक आपको शौक की पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं होगी तो आप शौक को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शौक की पैथोफिजियोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि शौक की कौन सी क्लासिफिकेशन है और शौक की टाइप्स कितनी है। आप इस पीपीटी पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये मेन क्लासिफिकेशन है शॉक की। हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हर एक क्लासिफिकेशन में शॉक की क्या फीचर्स आती हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ओके अबाउट शॉक। अच्छा, अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ शॉक। आप देख सकते हैं जिस तरह पीपीटी में कि शॉक इज सिंपली डिफाइंड एज सिस्टेमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन that is inadequate of normal cellular respiration। एक्चुअली शॉक में होता क्या है कि शॉक में जो टिश्यू, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनकी परफ्यूजन कम हो जाती है। अब टिश्यू की परफ्यूजन कम होती है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। वो वजह हाइपोवॉल्यूमिक भी हो सकती है, वो वजह ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो वजह कार्डियोजेनिक भी हो सकती है, वो वजह एंडोक्राइन भी हो सकती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से लो टिश्यू परफ्यूजन हो जाती है। और वो जो लो टिश्यू परफ्यूजन होती है वो इनफ नहीं होती सेलुलर के नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए। बिकॉज नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है प्रॉपर ब्लड फ्लो होना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना, प्रॉपर ब्लड प्रेशर का होना। तो जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा टिश्यू की तरफ, प्रॉपर ग्लूकोज नहीं जाएगा, प्रॉपर वाटर नहीं जाएगा, तो नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं हो सकती। फिर सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं कि सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन कन्वर्ट इनटू एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन का होना। तो शॉक में क्या होता है कि इस्कीमिया हो जाता है, टिश्यू के लेवल पे और सेल के लेवल पे इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया के नतीजे में सेलुलर की जो अपनी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है वो किसमें चली जाती है? एनारोबिक रिस्पायरेशन में। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन में वो चली जाती है तो दे लीड टू सेलुलर डेथ। क्योंकि जब टिश्यू की सेल की तरफ कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सेल्स की अपना मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एसिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। एसिड्स क्या करेंगे? वो सेल को डैमेज कर देंगे। तो इस तरह हम शॉक को डिफाइन करते हैं कि शॉक वो कंडीशन है जिसके अंदर सिस्टेमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन, कि पूरे सिस्टम में सेल या टिश्यू के लेवल पे परफ्यूजन लो हो जाती है। और वो वजह कोई भी हो सकती है, वो वजह हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब जिस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक है, जिस तरह के एक क्लासिफिकेशन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड एंडोक्राइन शॉक। ये 5 क्लासिफिकेशन है जिन बेसिस पे हम शॉक को पढ़ते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में पढ़ाता हूँ। एक्चुअली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वो शॉक होता है कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कि जब हार्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है बट जो वेसल है, वेसल के अंदर ब्लड इतना नहीं है कि वो टिश्यू की तरफ ब्लड ले पाए। कि मतलब ब्लड वेसल के अंदर इतना ब्लड नहीं है कि वो टिश्यू या सेल के लेवल पे ब्लड पहुंच पाए। और ये किस वजह से होता है? डिहाइड्रेशन होगी। आपने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, एक पूरा दिन के लिए आप डिहाइड्रेटेड हुए, वॉमिटिंग हुई, पेशेंट गैस्ट्राइटिस का है या पेनक्रेटाइटिस का लाइक दैट, उसको वॉमिटिंग हुई, सिग्निफिकेंट डायरिया हुआ, जीआईटी ब्लीडिंग हुई, लाइक कोई स्टमक अल्सर हुआ या कोई गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस हो गए या क्रोनिक लिवर डिजीज या हेमरेज। अब इन तमाम 5-6 वजूहात की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। हार्ट काम कर रहा है, वेसल्स भी ठीक है, बट वेसल्स के अंदर ब्लड इनफ नहीं है। ब्लड इनफ नहीं है क्या मतलब? कि वेसल्स के अंदर वाटर नहीं है। और वाटर ना होने की वजह क्या है? डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग,
ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वॉमिटिंग के ज़रिए से बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, जीआईटी ब्लीडिंग से ब्लीडिंग मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, और हेमरेज में कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से क्या हुआ, हेमरेज, और या फिर पेनक्रेटाइटिस की वजह से हो गया, या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर फास्टिंग में रहते हैं 1-2 दिन और डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो जब सेल को नॉर्मल टिश्यू, जब सेल को नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, नॉर्मल फ्लो नहीं पहुंचता, तो सेल एसिडोसिस की तरफ चला जाता है, और ये फिर क्या चीज़ कर सकता है, ये ब्रेन के अंदर कन्फ्यूजन। सो दिस इज अबाउट द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। सो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, 2 to 4-5 कॉजेज जो मैंने आपको प्रीवियस पीपीटी में बताई। अब उस हाइपोवॉल्यूमिया से क्या हुआ कि डिक्रीज वीनस रिटर्न, डेफिनेटली ब्लड नहीं होगा तो हार्ट की तरफ किस तरह पहुंच पाएगा, तो प्री लोड काम होगा। अब प्री लोड वो लोड होता है जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट हो, राइट है वो या लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो लोड जो अभी वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करके एओर्टा में नहीं भेजा, एओर्टा में आफ्टर लोड होता है, वेंट्रिकल में कौन सा लोड होता है, प्री लोड। तो प्री लोड काम हो गया। जब प्री लोड काम होगा डेफिनेटली जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो एओर्टा को, या जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो वो एट्रियम को क्या ब्लड दे, उसको पल्मोनरी को क्या ब्लड देगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो वो एओर्टा को क्या ब्लड देगा। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लड ही नहीं है। और फिर ये क्या करेगा, परफ्यूजन फेलियर एंड टिश्यू हाइपोक्सिया। इधर से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, ये तमाम चीजें चली, और फिर क्या हुआ, परफ्यूजन फेलियर एंड टिश्यू हाइपोक्सिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गन डिसफंक्शन, एंड दैट लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। अगर आपने इस लेवल पे ट्रीट ना किया ऑन द टाइम, दे लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, और ये मल्टी ऑर्गन फेलियर कॉज बनता है डेथ का इन सीसीयू, आईसीयू। और सो आपने अगर कॉज फाइंड कर लिया, इमीडिएटली डू, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ, डायरिया की वजह से हुआ, इजीली मतलब आप पेशेंट को एकदम उसको फ्लूइड दें, ड्रिप्स लगाएं, रिससिटेट करें, उसको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखें, उसका यूरिन आउटपुट चेक करें, इमीडिएटली आपने करना है। क्योंकि शॉक के पेशेंट में अगर आपने टाइमली ये काम ना किया तो इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद पेशेंट कैन लीड टू डेथ। सो आपको इमीडिएटली रिससिटेशन आनी चाहिए शॉक के पेशेंट में। सो दिस इज अबाउट अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में एक चीज और इम्पोर्टेंट, एक पेशेंट है पेनक्रेटाइटिस का और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शॉक में जाने वाला, आपने उसको एनपीओ तो रखना ही है, और एनपीओ के साथ साथ आपने पेशेंट को फ्लूइड, उसको डेक्सट्रोज खिलाई ताकि उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक। एक्चुअली कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक वो शॉक होता है जिसके अंदर हार्ट काम करना बंद कर दे, या मतलब हार्ट का काम करना स्टॉप हो जाए थोड़ा सा। वो कैसे? लाइक इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है? इसके एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लाइक अनस्टेबल एंजाइना एंड नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। डिसरिथमिया मीन कि नॉर्मल हार्ट रेट नहीं है, नॉर्मल रिदम नहीं है, या एबनॉर्मल रिदम है, एबनॉर्मल हार्ट रेट है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वर्बुलोपैथी लाइक माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्गिटेशन, और एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। और ड्रग टॉक्सिसिटी, मायोकार्डाइटिस। जब मायोकार्डाइटिस होता है तो मसल्स क्या हो जाते हैं, वो इतने इन्फ्लेम हो जाते हैं कि हार्ट का अपना वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड मायोकार्डियल कंट्यूजन, किसी ने इंजरी कर दी, ट्रॉमा हो गया चेस्ट पे, जब चेस्ट पे ट्रॉमा होगा दैट आल्सो लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। बाय द वे बड़ी गुड डायग्राम है, वेरी गुड डायग्राम। इसमें देखिए हार्ट काम नहीं कर रहा, वेसल्स भी ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी ओके है समो, बट हार्ट काम नहीं कर रहा। जब हार्ट काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली शॉक तो होना ही है। सो डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। जब डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि लेफ्ट, या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल का, कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने
कंट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ एक बीट में और उसने कितना ब्लड दिया एओर्टा को, एक बीट में कितना ब्लड दिया एओर्टा को, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। तो एंड कार्डिक आउटपुट, तो जब ज़ाहिर बात है हार्ट काम ही नहीं करेगा तो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम भी होगा, तब वेंट्रिकल के अंदर उतना ब्लड भी नहीं होगा और कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, पल्मोनरी कंजेशन, ज़ाहिर बात है लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा तो वो ब्लड वापस किधर जाएगा, एट्रिया में, और वहाँ एट्रिया से वापस जाएगा लंग्स में, और लंग्स में अंदर पूलिंग हो जाएगी एंड दैट लीड टू व्हाट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन। और फिर क्या होगा, सिस्टेमिक डिक्रीज सिस्टेमिक टिश्यू परफ्यूजन। ज़ाहिर बात है लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट हार्ट का ब्लड ही नहीं उसके पास आ रहा तो उसने कार्डिक आउटपुट भी कम ही देना है, तो डिक्रीज सिस्टेमिक टिश्यू परफ्यूजन। थर्डली क्या होगा, डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, हार्ट को अपने लिए भी ब्लड कम मिलेगा, क्योंकि हार्ट का अपना ब्लड कहाँ से आता है, कोरोनरी आर्टरी से, तो उसको अपना ब्लड भी कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंट्रैक्टिलिटी कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है और परफ्यूजन कम है। और ये मजीद क्या करेंगी, ये चीज़ें मजीद डिक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी। जब कोरोनरी आर्टरी को ब्लड कम मिलेगा, जाहिर बात है उसने मजीद इस चीज़ को रिवर्स कर देना है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है कि ये हार्ट है, ये जो वजह है ये हार्ट के बाहर है। आप ऐसा समझ लें कि ये कमरा है जिसको हम वो मतलब ये कमरा जो है वो हार्ट है, और जो बाहर विंडो मतलब डोर वगैरह है वो क्या है, उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब वहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्शन है, लाइक न्यूमोथोरेसिक, लाइक मीन एयर इन थोरेसिक रीजन, और कार्डिक टेम्पोनेट मीन एक्सेसिव ब्लड इन द कार्डिक इन द पेरिकार्डियम, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब वजह कहाँ पे है, हार्ट के बाहर। अब वजह हार्ट में नहीं है, वजह हार्ट के बाहर है, बट इसने हार्ट को अलाउ ही नहीं कर रहा है कि तुम सही तरह से काम करो, तो हार्ट सही तरह से काम ही नहीं करेगा। हार्ट एक्सटेंड होना चाहेगा पर बाहर की फोर्सेस लाइक न्यूमोथोरेसिक या कार्डियक टेम्पोनेट उसको एक्सपेंड होने ही नहीं देंगी। जब उसको एक्सपेंड होने ही नहीं देंगी तो हार्ट एक्सपेंड ही नहीं होगा। सारी बात, जब हार्ट एक्सपेंड नहीं होगा तो कंट्रैक्ट कैसे सही तरह से होगा। सो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि हार्ट को रुकावट मिली हुई है बाहर से, वो बाहर रुकावटें ये तीनों भी हो सकती है। नॉर्मल देखिए, और इसमें देखिए टेंशन न्यूमोथोरेसिक मतलब पंप उस तरह अच्छा नहीं है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये देखिए ये तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं, हार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन सही तरह से नहीं हो पा रहा। ओके, तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट कि इसमें क्या होता है। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को यहाँ पे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट का रिस्पॉन्स, मतलब हार्ट का रिस्पॉन्स टूवर्ड सेप्टिक शॉक की तरफ क्या है, हार्ट का रिस्पॉन्स टूवर्ड एनाफाइलेक्सिस की तरफ क्या है, और हार्ट का रिस्पॉन्स टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ क्या है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अभी इधर आप देख सकते हैं कि विद एडुकेट फ्लूइड थेरेपी द हार्ट यूजुअली कंपनसेट by increasing rate and contractility although this might not be enough। मतलब कि हार्ट चाह रहा है कि वो मतलब सही तरह से काम कर पाए, वो अपना हार्ट का रेट भी ज़्यादा हो रहा है और उसकी कंट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हो रही है, बट ये इनफ नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वेसल डायलेट हुई है। वेसल डायलेशन से क्या हुआ, हाइपोवॉल्यूमिया एंड रिडक्शन इन प्रेशर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की क्या मतलब, इसकी क्या मेन वजह हो सकती है। एक तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो गया। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि वेसल डायलेट हो जाती हैं। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वही एंडोटॉक्सिन क्या करता है कि वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज, और पूरी सिस्टम वेसल्स क्या हो जाती है, डायलेट। सेकेंडली एनाफाइलेक्सिस शॉक हो जाता है। एनाफाइलेक्सिस मतलब सडनली हिस्टामिन रिलीज हो गया किसी ड्रग के रिएक्शन में और उसने शॉक कर दिया, दिस आल्सो इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है कि पेशेंट
स्पाइन फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हुई और इस इंजरी ने क्या किया, सिंपैथेटिक आउटफ्लो डैमेज कर दिया। जब सिंपैथेटिक सिस्टम ही नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वेजो डायलेशन होगी। तो वेजो डायलेशन क्या करेंगी, पूरी बॉडी की जो वेसल्स है वो डायलेट रहेंगी। अब आप देखें, सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। देख, चेंज अबोव लीड टू रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन परफ्यूजन, और ये चीज़ें फर्दर क्या करेंगी, कैपिलरी लीकेज, क्योंकि जब वेसल्स के अंदर इतनी ब्लड आया हुआ है, एंडोथेलियम के अंदर गैप आया हुआ है, इन्फ्लामेशन फैल गई है पूरे जिस्म में, तो क्या होगा, एंडोथेलियम के दरमियान में गैप कम हो जाएगा। जब एंडोथेलियम के अंदर गैप कम होगा, दे लीड टू व्हाट, एडीमा, एंड दैट आल्सो कैन लीड टू पल्मोनरी एडीमा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की मैंने आपको क्या बताया है कि मतलब कार्डियोवैस्कुलर का रिस्पॉन्स क्या है टूवर्ड्स सेप्टिक शॉक, टूवर्ड एनाफाइलेक्सिस शॉक और टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड। कि जब सेप्टिक शॉक होगा तब भी वेसल डायलेट होंगी, जब एनाफाइलेक्सिस शॉक होगा तब भी वेसल डायलेट होंगी, और जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तब भी वेसल डायलेट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब सिंपैथेटिक डिस्टर्ब, जब सिंपैथेटिक डिस्टर्ब होगा, हार्ट कर रहा है अपना काम, अगर प्रॉब्लम यहाँ पे है तो क्या होगा, ये वेसल्स उस तरह कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेंगी। सो एनाफाइलेक्टिक, सेप्टिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक ये इंक्लूडेड होती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। अब देखें, अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक, जिसको जो मैंने आपको ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हम न्यूरोजेनिक शॉक भी बोलते हैं। अच्छा, सो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, डैमेज से क्या हुआ कि सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्टर्ब, जब सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वेसल्स डायलेट होंगी, कोई स्वेटिंग नहीं होगी, लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ये तमाम क्यों होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ये नॉर्मल वेसल है और ये डायलेटेड, अब इस वेसल के अंदर ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्टर्ब, क्योंकि कोई इंपल्स ही नहीं हो रही जो उसको मैसेज दे तुमने कंट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। सो न्यूरोजेनिक शॉक आल्सो वी कॉल व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, नाउ एंडोक्राइन शॉक। अब एंडोक्राइन शॉक प्रेजेंट हो सकता है कॉम्बिनेशन, मतलब एक पेशेंट अगर उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, साथ ही में उसको कार्डियोजेनिक शॉक भी है, आप कह सकते हैं एंडोक्राइन शॉक। मतलब ये शॉक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मतलब इस पेशेंट के अंदर हाइपोवॉल्यूमिक की फीचर्स भी हो सकती हैं प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव। सो एंडोक्राइन शॉक प्रेजेंट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और एड्रिनल एफिशिएंसी लाइक एडिसन डिजीज। सो इसके अंदर क्या होता है कि एंडोक्राइन शॉक हो जाता है, और पेशेंट जब हाइपोथायरिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाइपोथायरिज्म के अंदर कि कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का रिस्पॉन्स, वेसल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ओके, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं। डेफिनेटली शॉक का पेशेंट है, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन है, तो सबसे पहले डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। सेकेंडली डिक्रीज कॉन्शियस लेवल, उनके हाइपोक्सिया हुआ है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा, लंग ज़्यादा काम करेंगे, इंक्रीज पल्स रेट लाइक टैकीकार्डिया, मीन हार्ट को काम करना ज़्यादा पड़ेगा। हाइपोटेंशन लाइक पेरिफेरल हाइपोटेंशन हुई, ये ज़ाहिर बात है ब्लड ही है। कूल पेरिफेरी हो जाएगा, साइनोसिस जिसको हम कहते हैं। तो ये तमाम क्लिनिकल फीचर्स होती है शॉक की, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शॉक, ठीक है ना। तो मोस्टली हर शॉक में ये क्लिनिकल फीचर्स होती हैं जो आपने देखनी होती है पेशेंट में। देखें, अब देखिए, अल्टर कॉन्शियस लेवल एंड ब्लूइश और कूल मोइस्ट स्किन, रैपिड ब्रीदिंग, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को। अच्छा, अब हम मॉनिटर क्या करते हैं, एक पेशेंट आ गया वार्ड में शॉक का, हमने उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले ईसीजी करेंगे उसकी, एंड देन ऑक्सीजन सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ईसीजी करके आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले उसकी सेचुरेशन, क्योंकि ईसीजी तो हो जाएगी मगर आप फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन कर लें। क्यों, हो सकता है कि ये ना आप ईसीजी करते करते पेशेंट कैन नॉट लीड टू डेथ, इफ पेशेंट लीड टू डेथ आपकी ईसीजी वहीं पर रह जाएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन सेचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमीटर। जहरी बहुत शॉक का पेशेंट होगा तो ऑक्सीजन कम ही होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी चेक करें बाय पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है
डायरेक्टली उसको पल्स उसको मास्क या उसको नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन पे लगा दें और 2 to 3 लीटर ऑक्सीजन, उसकी कितनी परसेंट सेचुरेशन है। सेकेंडली उसकी ECG करे। थर्डली उसका ब्लड प्रेशर चेक करे बाय मैनुअली और थ्रू मॉनिटरिंग। उसके बाद यूरिन आउटपुट, ये स्टेप है कि यूरिन आउटपुट आपने देखना है, कैथराइज करके पेशेंट को यूरिन आउटपुट। देन इनटेक आउटपुट चार्टिंग। अब इनटेक आउटपुट चार्टिंग क्यों जरूरी है कि पेशेंट का इनटेक क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप उसको ड्रिप्स दे रहे हैं, रिससिटेट कर रहे हैं शॉक के पेशेंट को, और आपको पता चले कि आउटपुट कितना हो रहा है, ये ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो, तो इसलिए इनटेक आउटपुट चार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैनेजमेंट, अब भेजी जाती है मैनेजमेंट में। सबसे पहले क्विक चेक ABC, एयरवे चेक करें, ब्रीदिंग चेक करें, सर्कुलेशन, ये तमाम चीज़ें चेक कर ली। फिर आपने फ्लूइड रिससिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का कॉज है शॉक का हाइपोवॉलीमिया, डायरेक्ट रिससिटेट। कार्डियोजेनिक है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को फॉर एग्जांपल उसको डोपामीन या आइनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे जिससे वो कंट्रैक्ट हो सके हार्ट। बट फ्लूइड रिससिटेशन मोस्ट ऑफ द शॉक में जो होता है, डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, कार्डियोजेनिक शॉक बहुत कॉमन है, और रीनल इंजरी भी बहुत कॉमन है। सो फ्लूइड रिससिटेशन आपका फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए रिससिटेशन में। और ब्लड ट्रांसफर क्रॉस मैचिंग। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, उसका कॉज हेमरेजिक शॉक है, आपको पता नहीं चल रहा, देन आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका ब्लड ले, हो सकता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, सो इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफर क्रॉस मैच। देन CBC, यूरिन फॉर लैक्टिक एसिडोसिस, RFT, LFTs। देन इमरजेंसी ब्लड इज अवेलेबल, इमरजेंसी ब्लड आपके पास होना चाहिए फॉर हेमरेजिक शॉक के लिए। अच्छा, हेमरेजिक शॉक में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको एसोफेजियल वेरिसिस हुई है, उसको वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को इंजेक्शन राइजिक, इन्फ्यूजन इन नॉर्मल सलाइन, ब्लड प्लस रिंगर लैक्टेट, ताकि राइजिक क्या हो, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करता जाए। जब ब्लीडिंग स्टॉप होती जाएगी साथ में उसको सस्टेट भी करें, सो हेमरेजिक, और साथ में फिर क्या करेंगे, साथ ही साथ में उसकी आर्टरी लाइगेशन, ताकि उसको जो हेमरेजिक शॉक है वो रिकवर हो। क्योंकि ये जो होते हैं गैस्ट्रो के पेशेंट, लाइक जिनके अंदर इसोफेजियल वेरिसिस होता है या क्रोनिक लिवर डिजीज, ये शॉक में बड़ी जल्दी जा सकते हैं, या हेपेटिक इनकेफेलोपैथी के पेशेंट, तो इसमें हमने बड़ी एहतियात करनी होती है पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए। एक पेशेंट है, उसको वॉमिटिंग हुई, बहुत सीवियर हिमेटोमेसिस हुआ, वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग हुआ, क्या हुआ कि आपने एकदम से क्या हुआ, राइजिक इन्फ्यूजन लगा दी, फिर आपने फ्लूइड रिससिटेशन कर दी, फिर आप उसको पेन किलर दे दिया, तो ये तमाम चीज़ें, और साथ में आपने सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को फाइंड करना है। ये ना आप ब्लड आप उसको रिससिटेट करते रहें और वो मजीद हाइपरटेंशन में जाए और ब्लीडिंग और होती जाए, आपने साथ में सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को भी रिकवर करना है। सो दिस इज अबाउट के हाउ यू विल मैनेज द पेशेंट ऑफ शॉक। सो होप सो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैनेजमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपने ना फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आ गया शॉक का और आपको लग रहा है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक है, आप उसकी हिस्ट्री लें पहले। अभी आपको मतलब आपको लूज मोशन तो नहीं है, पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है, अगर वो कहता है कि मुझे लूज मोशन है या मुझे डायरिया हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि हाइपोवॉलेमिक शॉक है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे किसी ड्रग से रिएक्शन हुआ, अभी आप देखा आपने पेशेंट को पूरी जनरलाइज बॉडी पे इन्फ्लेमेशन या रेडिश है, आप समझिए एनाफिलेक्टिक शॉक है, डायरेक्टली आप उसको डेक्सा लगा दें सिंपली, क्योंकि टू डिक्रीज द, टू अवॉइड द शॉक, डेक्सा लगा देंगे, उससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो एक पेशेंट है पेनक्रेटाइटिस वाला और आप सस्पेक्ट करें कि मतलब उसको कि शॉक ना हो जाए, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट फ्लूइड नहीं ले पाता, तो आपने क्या करना, उसको NPO करके उसको फ्लूइड देना है, फिर आपने उसको राइजिक देना है, फिर पेन किलर देना है, साथ में डेक्स्ट्रोसलाइन, ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो और साथ में उसका पेन भी कम। एक पेशेंट अगर उसका बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में ज़रूरी है कि आपने उसको फ्लूइड रिससिटेट भी करना है और साथ में उसकी सर्जरी भी प्लान करनी है। ये नहीं आप सर्जरी के इंतज़ार में आपने उसको फ्लूइड रिससिटेट किया ही नहीं, तो पेशेंट, और सर्जरी के दरमियान भी ट्रॉमा हो सकता है और दे आल्सो लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो ये तमाम चीज़ें, ये सबसे पहले सोर्स ऑफ शॉक फाइंड करें, देन अकॉर्डिंग टू सोर्स उसको मैनेज करें। सो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड नाउ। सो this is about shock. So if you have any questions, so you can ask me comment section. Okay, thank you so much.